बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 कोर्स कल्चरल साइकोलॉजी का शो लेसन नंबर 10 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 10 का नाम है रिसर्च मेथड्स पार्ट 3। मॉड्यूल 41 से लेकर 43 इसमें शामिल है। तो मॉड्यूल 41 की बात करें तो मैनिपुलेटिव एंड नॉन मैनिपुलेटिव रिसर्च के नाम से है। तो इन द स्टार्टेड आपको साइंटिफिक मेथड की अप्रोचेस के बारे में बताया गया कि जो साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड अप्रोचेस क्या है ये आपको जेपीजी की फाइल में मतलब कि ये इमेज की फाइल में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आइडेंटिफाइंग आर रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स, फॉर्मुलेशंस ऑफ अ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग द रिसर्च एनालिसिस ऑफ डाटा और ड्राइंग कंक्लूजन्स। ओके इसमें ज्यादातर जो है ना ये दो मेथड मैनिपुलेटिव और मेथड और नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। ओके मॉड्यूल 41 जो कि मैनिपुलेटिव एंड नॉन मैनिपुलेटिव रिसर्च जो है के नाम से, तो इन द स्टार्टेड इसमें बताया गया है कि साइंटिफिक मेथड वो अप्रोच है जो साइकोलॉजिस्ट अपने काम में ना यूज करते हैं ताकि ना बिहेवियर को असेस मतलब कि मेजर्स और प्रिडिक्ट किया जा सके। इसमें ना एक सिस्टमैटिक और प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप या प्रोसीजर्स होते हैं जिनका मकसद रिसर्च को ना ज्यादा एफिशिएंट, एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये अप्रोप्रिएट तरीके से ना क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और इनका जवाब देने में मदद करते हैं। अब ये सारा जो है वो थियोरेटिकल है। जब तक आप प्रैक्टिलाइज नहीं करेंगे तो तब तक आपको ये लेसन भी समझ में नहीं आएगा। और ये लेसन पेपर पॉइंट व्यू से अगर चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो वो तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एट द लास्ट ऑफ दी लेक्चर्स। लेकिन ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए जो आप जब आपका आएगा PSY 499 A और B और या फिर PSY 619 कोर्स। मैनिपुलेटिव मेथड की बात करें तो मैनिपुलेटिव मेथड का मतलब है कि रिसर्चर्स अपने वेरिएबल्स और इवेंट्स पर ना कंट्रोल रखते हैं। ये कंट्रोल यूज करके ना रिसर्चर्स कॉजेस और इफेक्ट का रिलेशंस डिटरमाइन करते हैं। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स अक्सर ना एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में किए जाते हैं। मतलब रिसर्चर्स इवेंट्स को ना कंट्रोल करते हैं और उसका अक्सर चेक करते हैं ताकि ये समझ सकें कि किस चीज का ना दूसरी चीज पर क्या असर होता है। मतलब कि मैनिपुलेटिव मेथड्स में ना हम सिर्फ वेरिएबल्स पे, सिचुएशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो ये डिफरेंस मैं अब नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले मैं मैनिपुलेटिव मेथड्स की ना एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि सपोज अगर रिसर्चर्स ये देखना चाहते हैं कि एक्सरसाइज का मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है तो वो एक्सरसाइज को ना कंट्रोल करेंगे, मतलब कि मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि चेंज एक्सरसाइज की रूटीन चेंज करने से क्या होता है और देखेंगे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है या नहीं। तो मैनिपुलेटिव मेथड में हम सिचुएशंस को भी चेंज कर लेते हैं और वेरिएबल्स को, टाइम्स को भी हम चेंज कर लेते हैं मैनिपुलेटिव मेथड में। नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स की बात करें तो नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स का मतलब है कि जो फिनोमेना या चीज स्टडी की जा रही थी ना उसको वैसे ही ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब कि छेड़खानी नहीं की जाती, बस अखों वेखिया जाता है, बस जैसे वो नेचर में मौजूद है। इसमें ना रिसर्चर किसी चीज में ना इंटरफेयर नहीं करते और सिर्फ इवेंट्स को ना पैसिव तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये मेथड्स ऑब्जर्व करने और डिस्क्राइब करने का मकसद भी रखता है, ना कि किसी चीज को ना कंट्रोल करना या चेंज करने के लिए। इसलिए ना डाटा कलेक्शन का जो तरीका भी ना डिफरेंट होता है नॉन मैनिपुलेटिव मेथड में। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ आसानी से समझाने के लिए। अगर रिसर्चर किसी स्कूल में ना स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख रहे हैं ना तो वो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो हो रहा है ना उसको बस रिकॉर्ड करेंगे बिना किसी तरीके से स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किए, मुतासर किए। बेसिकली ये मेथड्स ना आपको रिसर्च के दो इंपॉर्टेंट तरीकों को समझाने में मदद देते हैं। मैनिपुलेटिव मेथड में रिसर्चर्स अपने कंट्रोल में होते हैं और किसी चीज को ना अब चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि नॉन मैनिपुलेटिव मेथड में ना रिसर्चर्स सिंपली ऑब्जर्व करते हैं और जो नेचर में हो रहा था ना उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 42 की तरफ जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के नाम से है और ये मेथड आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर अच्छी तरह रेडी कर लेंगे तो आपको 40 to 60% आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में।
तो मॉड्यूल 42 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स में इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है कि रिसर्च के कुछ और टाइप्स हैं जो मैनिपुलेटिव और नॉन मैनिपुलेटिव रिसर्च के अलावा ना रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं। बेसिक वर्सेस अप्लाइड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शंस है, और बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शंस में क्वालिटेटिव और वर्सेस क्वांटिटेटिव भी आता है, और नंबर 3 पे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी है। बेसिक्स वर्सेस अप्लाइड की बात करें तो सबसे पहले बेसिक रिसर्च में वो रिसर्च होती है जो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए की जाती है, यानी कि इसका ना प्रैक्टिकल यूज इमीडिएटली नहीं होता, ये जनरल प्रिंसिपल को समझने के लिए होती है। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो इसका मकसद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ना सोल्यूशन ढूंढना होता है, और ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस में सॉल्यूशंस देने के लिए भी होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक ऑन डाटा कलेक्शंस में जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च है और फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर वर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस का यूज होता है, और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस और फिनोमेना को डीपली समझने की कोशिश जो है वो करती है, जैसे कि इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, और ये रिसर्च डाटा को मेजर करने के लिए होती है, जैसे कि सर्वेस या क्वेश्चंस वगैरह। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी डाटा जो है ना इसमें कलेक्ट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में। तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो रिसर्च के लिए ना डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आप खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर जैसे कि मरदमशुमारी वाले आते हैं या डेंगू वाले आते हैं, या जितने भी सर्वे होते हैं फेस टू फेस वाले, वो प्राइमरी डाटा में कंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आर्चिव्स, रिपोर्ट्स या दूसरी रिसर्च का डाटा, या फिर केस स्टडीज, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। मजीद ये कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन मकसद ये होता है कि बिहेवियर पैटर्न्स, सिचुएशंस या किसी और फिनोमेना को ना एक्यूरेटली या और सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब जो है ना किया जाए। ये रिसर्च उस वक्त यूज होती है जब आपको ना पॉपुलेशंस के किसी सेगमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, ट्रेंड्स और कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी हो। और इसमें ना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो फोकस होता है वो डब्ल्यू फैमिली में होता है, मतलब कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु और हाउ पे हो। और इसके अलावा इसमें ना दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को भी यूज किया जाता है। आगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस की बात करें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मेथड किस तरह से इंप्लीमेंट होता है डाटा कलेक्शंस के लिए। तो नंबर 1 पे है ऑब्जर्वेशंस, नंबर 2 पे है सर्वे, नंबर 3 पे है केस स्टडीज, नंबर 4 पे है इन डेप्थ इंटरव्यूज, नंबर 5 में है सेकेंडरी डाटा, नंबर 6 में है फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो ऑब्जर्वेशंस जो कि नंबर 1 पे है, तो इसकी मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूं कि ये स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से की जाती है। इसमें ना रिसर्चर्स चीजों को देखकर बस रिकॉर्ड करते हैं। सर्वे की बात करें जो कि नंबर 2 पे आता है, तो ये क्वेश्चन मतलब कि ना सर्वे में ये होता है कि क्वेश्चनर्स जो क्वेश्चंस होता है ना, ये इंटरव्यू के जरिए डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है सर्वे के जरिए। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना जो ऑनलाइन जो है गूगल फॉर्म सर्वे के लिए तैयार करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे होते हैं, मतलब कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाले, और कह रहे होते हैं कि काइंडली ये फॉर्म फिल कर दे। तो आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो फिल कर दिया करें, क्योंकि वो उन्होंने डाटा कलेक्ट करके उसको सिस्टमैटिकली मतलब कि एनालाइज करना होता है डाटा कलेक्शन को, तो तभी उनके रिकॉर्ड्स जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट में ना अटैच होते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से भी आप कॉन्शियस अवेयरनेस रखा करें कि अगर आप जो है फील्ड रखेंगे, फीलिंग्स रखेंगे, तो अगला भी आपके लिए फीलिंग्स रखेगा। नंबर 3 भी केस स्टडीज है, यानी कि किसी एक केस को डिटेल में स्टडी करने का जो तरीका है वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इस्तेमाल होता है डाटा कलेक्शन के लिए। इन डेप्थ इंटरव्यूज की बात करें तो ये इंटरव्यूज में ना ज्यादा डिटेल या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। सेकेंडरी डाटा में आर्चिवल और सोर्सेज जैसे कि न्यूज़पेपर्स या पुरानी रिपोर्ट्स जो पहले से अवेलेबल होती है। फोकस ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि क्वालिटेटिव मेथड जिसमें ना एक छोटी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ना डिस्कशन जो है वो होती है। ओके
कुछ प्रोसेस है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जिसके जरिए जो है वो एग्जीक्यूट होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नंबर 1 पे है फिनोमेना को ना ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2 पे जो ऑब्जर्वेशंस की गई होती है ना उनको एनालाइज किया जाता है। नंबर 3 पे कंक्लूजन ड्रा किया जाता है बेस्ड ऑन एनालिसिस, मतलब कि डाटा कलेक्शन के बाद जो स्टैटिकल एनालिसिस होता है उसकी बेस पर। मॉड्यूल 43 की बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के नाम से है। अच्छा, एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन गोल ये होता है, जैसे कि मैं बता रहा था, तो फिर मैं 43 मॉड्यूल पे आता हूं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि जो चीज ऑब्जर्व की गई होती है ना उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जाए, बल्कि वाजिया किया जाए। ये रिसर्च ज्यादा जनरल इंफॉर्मेशन देती है और किसी फिनोमेना को कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स को समझने में भी मदद करती है। मॉड्यूल 43 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के नाम से है। तो ऑब्जर्वेशन इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की बात करें तो ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए दो तरीके हैं क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। नंबर 1 पे जो है वो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन है, नंबर 2 पे ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन है। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन में ना लास्ट में इसका बताया गया है और ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन को जो है वो पहले रख दिया गया है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि इसमें ना रिसर्चर्स, मतलब कि ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशंस में ये होता है कि इसमें ना रिसर्चर्स या ऑब्जर्वर किसी भी ना तरीके से इस सिचुएशंस को ना इन्फ्लुएंस नहीं करते। ये दो तरीकों में होता है। नंबर 1 पे है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस और नंबर 2 पे है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस। अगर बात करें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस की तो इसमें बताया गया कि इसमें ना ऑब्जर्वर को किसी भी तरह से ना सिचुएशंस में इंटरफेयर नहीं करना होता। ऑब्जर्वर सिंपली ना सिचुएशन को देखकर ना रिकॉर्ड्स बनाता है, फील्ड नोट्स लेता है या ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट का यूज करता है। ये नेचुरल सेटिंग्स में होता है जहां ऑब्जर्वर अपनी प्रेजेंस को ना सबसे हाइड करता है और चीजों को नेचुरली ऑब्जर्व करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें बताया गया कि इसमें ना ऑब्जर्वर खुद को ना सिचुएशंस का हिस्सा बना देता है, मतलब ऑब्जर्वर एक्टिव रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर रिसर्चर किसी ग्रुप में शामिल होता है और उनके बीच का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। फील्ड स्टडीज भी इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल्स हैं, मतलब कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी पार्टिसिपेंट्स का एज अ पार्टिसिपेंट ही होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में यही बताया गया और फील्ड स्टडी जो है वो एक इसकी एग्जांपल भी है। अनऑब्ट्रसिव इनडायरेक्ट वेज ऑफ डाटा कलेक्शंस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कभी कभी ना जब वो शख्स, मतलब कि जिससे हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पे हमारा फोकस होता है, वो इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पर मौजूद ना हो, तो ऐसे में ना ये तरीका इस्तेमाल होता है, मतलब कि अनऑब्ट्रसिव इनडायरेक्ट वेज ऑफ डाटा कलेक्शंस, ताकि ना ऑब्जर्वेशंस ना इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन को सप्लीमेंट किया जा सके। ये ऐसी सिचुएशंस के लिए भी हेल्पफुल है जहां डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस मुमकिन नहीं होती। इस तरीके में ना कुछ अनऑब्ट्रसिव यानी बिना इंटरफेरेंस वाले मेथड यूज किए जा सकते हैं। आर्चिवल डाटा पहला मेथड है। आर्चिवल डाटा की बात करें तो ये वो डाटा होता है जो पहले से ना मौजूद होता है। इसमें ना रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज शामिल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इस तरीके में ना ऐसे लेटर्स और डायरीज भी शामिल है जो किसी शख्स के बारे में ना बिना उसके सामने बैठे इंफॉर्मेशन दे रही होती है या देती है दूसरे लोगों, जैसे कि उसके दोस्त या सपोर्टर्स के नरेटिव्स या कहानियां भी ना इनडायरेक्ट तरीके हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए। आर्चिवल डाटा में ना कंटेंट एनालिसिस भी शामिल होता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्चिवल डाटा में ना कंटेंट एनालिसिस भी शामिल है, जिसमें ना हम इन रिसोर्सेज को डिटेल में ना जायजा लेंगे। अब कंटेंट एनालिसिस कौन कौन से हैं? फिजिकल ट्रेसेस है, और फिजिकल ट्रेसेस में क्या बताया गया है कि फिजिकल ट्रेसेस वो चीजें हैं जो किसी शख्स के ना गुजरे हुए बिहेवियर या हरकत का असर या निशान जो होते हैं वो फिजिकल ट्रेसेस में आते हैं। यानी कि ये चीजें ना असर देने वाले फ्रेगमेंट्स या फिंगरप्रिंट जैसे होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स जो होती हैं जो एविडेंस के तौर पर यूज होती हैं। फिजिकल ट्रेसेस दो तरीकों में होती हैं। नंबर 1 पे जो है वो यूज ट्रेसेस है, नंबर 2 पे है प्रोडक्ट्स। यूज ट्रेसेस की बात करें तो ये वो चीजें हैं जो किसी शख्स ने इस्तेमाल की होती हैं, जैसे कि किसी चीज का वियर
एंड डिटेल जो इस बात का सबूत है कि उसे ना इसने इस्तेमाल किया गया था, इसने इस्तेमाल किया था। प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें मतलब कि प्रोडक्ट्स में यह होता है कि वो आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो शख्स ने इस्तेमाल की हो, मतलब कि बिहेवियर या हरकत पर जो असर करती हो, जैसे कि लिखा हुआ कोई नोट या बना हुआ कोई प्रोडक्ट जो उस शख्स की काम जो वो दिखाता है। ऑब्जर्वेशंस विद इंटरवेंशंस की बात करें, जो कि ये इसको नंबर 1 पे ही आना चाहिए था लेकिन इसको नंबर 2 पे रखा है। तो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशंस की बात करें तो इसमें बताया गया कि लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जो आमतौर पर अक्सर नहीं होती। ये तरीका इस्तेमाल होता है वेरिएबल्स यानी कि मुख्तलिफ असरात को बिहेवियर पर परखने के लिए, जांचने के लिए, देखने के लिए। इस तरीके से ना रिसर्चर्स को ना वो सिचुएशंस मिलती है जो आमतौर पर एक्सेसिबल या अवेलेबल होती है, जिन्हें ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर जो था वो 10, और लेसन नंबर 10 कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताया, और इसका जो फीडबैक है ओवरव्यू लेक्चर्स का वो मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना प्रैक्टिकलाइज लेक्चर है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उसका समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बात है कि जो साइंटिफिक मेथड की जो अप्रोचेस है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स दिख रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं। मैनिपुलेटिव मेथड और नॉन मैनिपुलेटिव मेथड में क्या डिफरेंस है, और मैनिपुलेटिव मेथड में क्या वेरिएबल्स को, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स में कर सकते हैं। तो नॉन मैनिपुलेटिव मेथड्स में हम नहीं कर सकते, मैनिपुलेटिव मेथड्स में हम कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है मॉड्यूल 42 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स की बात करें तो बेसिक रिसर्च वो ही होती है जो प्रैक्टिकल जो हम नहीं कर सकते। अप्लाइड रिसर्च में होता है कि हम प्रैक्टिकल उसको कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक में यही होता है कि बस हमने अपनी एक लिमिटेड रिसर्च तक रखना होता है, उसको प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंट नहीं करना होता। बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शंस की बात करें तो क्वालिटेटिव वो होता है कि जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो सर्वे कलेक्शंस वगैरह जो सिनेरियो होते हैं, मतलब कि हु, व्हाई, वेयर वगैरह, इसका जो फोकस होता है वो डिस्क्रिप्शंस बेस्ड पे होता है क्वालिटेटिव का। क्वांटिटेटिव में ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है कि सिस्टमैटिकली जो है वो एनालाइज किया जाता है डाटा को, और डाटा क्या होता है कि उसके लिए IBM SPSS सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होता है, फिर साथ में जो है एक्सेल भी इस्तेमाल होता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी वो होता है जो डाटा हम डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चंस के जरिए जो है फेस टू फेस कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी वो होता है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इंटरनेट में मौजूद है या फिर बुकिश में है या फिर न्यूज़पेपर्स की सूरत में है एक्सेट्रा, वो सेकेंडरी डाटा में आता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या कौन से डाटा कलेक्ट करने के लिए मेथड इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इस्तेमाल होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इसके अलावा जो है इसका फोकस किस तरह की क्वेश्चंस पे होता है या किस तरह की सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशंस को लेकर होता है, तो हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई वर्सेस, मतलब कि W फैमिली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किस तरह का होता है, तो ये सारे कुछ मैंने आपको बता दिया, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडीज, इन डेप्थ इंटरव्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद फिर किस तरह के जो प्रोसेस है मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रखे जाते हैं जिसके बगैर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रन नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, तो ये 3 तरह के जो है मैंने ये भी बता दिए। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वो भी मैंने बता दी है कि न्यूरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस में जो होता है कि नरेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जबकि पार्टिसिपेंट्स में होता है कि एक्टिव एंड सेगमेंट्स रोल जो होते हैं वो जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद होता है, इसमें नरेटिव रिकॉर्ड्स नहीं होते। नेचुरलिस्टिक में जो होता है ऑब्जर्वेशंस में, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस में नरेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखे जाते हैं। अनअब्ट्रेसिव इंटरेक्टिव्स में ऑफ डाटा कलेक्शंस की बात करें तो जब पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं होता तो फिर उसकी बजाय उसकी जो की गई प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। तो अनअब्ट्रेसिव इंटरेक्टिव्स ऑफ डाटा कलेक्शंस में ये होता है। इसमें फिर आर्चिवल डाटा जो होता है वो भी देखा जाता है, कंटेंट एनालिसिस वो भी देखा जाता है। फिर कंटेंट एनालिसिस में जो फिजिकल ट्रेसेस है, फिजिकल ट्रेसेस में 2 तरह के फिर ट्रेसेस देखे जाते हैं कि उसकी प्रोडक्ट्स देखी जाती है या फिर उसकी जो है ना प्रोडक्ट्स के अलावा फिर उसके यूजफुल चीज़ें जो है ना मतलब कि उसकी बिहेवियर्स को देखा जाता है कि उसका पास्ट में बिहेवियर कैसा था। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन जैसे कि बताया था कि ये सिचुएशन इसमें ना क्रिएट की जाती है ताकि ना
देखा जा सके कि आमतौर पर किस तरह की सिचुएशंस में क्या असर होता है। तो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशंस में ये आता है। ओवरऑल ये था आपका लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा कोई बात, कोई जुमला, कोई सेंटेंस अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको फीडबैक दे दिया करूंगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल टाइम थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।